हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों के वीडियोस। दोस्तों, जैसे आपसे वादा किया था कि आपके लिए प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के एमसीक्यू बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो उसी कड़ी में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के एमसीक्यूज़ का पार्ट 1। और इसमें लगभग 6-7 पार्ट हैं हमारे। तो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फोकस एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर्स पर और डिस्टिलेशन कॉलम पे रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा थियोरेटिकली कैलकुलेटेड डायमीटर होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन का रेक्टिफिकेशन कॉलम में, वो एनीथिंग सेक्शन से कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, या डिपेंड करता है वोलेटिलिटी पर, कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। तो देखिए, जो थियोरेटिकली कैलकुलेटेड डायमीटर होता है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन का वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एनीथिंग सेक्शन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो डायमीटर है, थियोरेटिकल डायमीटर स्ट्रिपिंग सेक्शन का, वो ज़्यादा होता है रेक्टिफिकेशन में एनीथिंग सेक्शन से। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट में जो वेल्ड जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर होता है वो कितना होता है। देखिए, अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं, बट जॉइंट, लैब जॉइंट, अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। तो केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट में जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर कितना लिया जाता है, उसके ऑप्शंस आ गए हमारे पास 0.55, 0.75, 0.85, 0.95। इसका करेक्ट आंसर है 0.85 कि वेल्ड जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर हमारा 0.85 लिया जाता है, और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निडल वॉल जो होती है वो जनरली कभी यूज नहीं होती। बहुत बड़े डायमीटर पाइप्स के लिए, हाई प्रेशर थ्रॉटलिंग सर्विस के लिए, एक्यूरेट फ्लो कंट्रोल के लिए, स्मॉलर साइज ऑफ पाइप के लिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, वेरी लार्ज डायमीटर पाइप्स के लिए यूज नहीं की जाती है, उनको स्मॉल डायमीटर पाइप्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल वेसल में जिसपे इंटरनल प्रेशर लगाया जाता है, उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है, उनमें क्या रिलेशनशिप होती है। देखिए, जब कोई भी प्रेशर वेसल होगा तो उस पर अलग अलग तरह के स्ट्रेस लगते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी लगता है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी लगता है, विंड लोड्स भी लगते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस में क्या रिलेशनशिप होती है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इज 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों बराबर होते हैं, या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का हाफ होता है, और कोई रिलेशन नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि जो हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के 2 टाइम्स होता है। इसके बाद आता है हमारा कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में मिनिमम जो बैफल स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है। 0.2D, 0.5D, 0.66D, 0.8D, और जहां पर D क्या है, हमारा शेल का डायमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो मिनिमम रिकमेंडेड बैफल स्पेसिंग होती है वो 0.2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, शेल डायमीटर के होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रेक्टिफाइंग सेक्शन में अगर ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप हमारा यूनिट यानी 1 है, तो रिफ्लक्स रेशियो कितना होगा। इसके ऑप्शन है A 0, B इंफिनिटी, C 1 और D मिनिमम। ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप अगर यूनिटी होता है डिस्टिलेशन कॉलम में, तो हमारा रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी होता है, यानी कि सारा का सारा जो भी रिफ्लक्स आता है उसको हम वापस कॉलम भेज देते हैं, हम कोई डिस्टिलेट नहीं निकालते। रिफ्लक्स रेशियो होता है L/D, और इन्फिनिटी कब होगा, जब D हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि डिस्टिलेट जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो 0 हो जाए। तो जब ये इन्फिनिटी होता है, यानी कि हम सारा का सारा जो बाहर हमारा आ रहा है प्रोडक्ट, उसको वापस कॉलम में भेज दे रहे हैं, तो हमारा वो इन्फिनिटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टेम्परेचर ड्रॉप इंक्रीज करने पर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो LNTD करेक्शन फैक्टर होता है वो क्या होता है। वो डिक्रीज करता है, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, रैपिडली, कांस्टेंट रहता है, या एक लीनियर रिलेशन में इंक्रीज करता है। इसका आंसर है दोस्तों डिक्रीज करता है बहुत तेजी से, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप बढ़ेगा, हमारा LMTD करेक्शन फैक्टर, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस करेक्शन फैक्टर, वो बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर डिस्टिलेशन कॉलम में लिक्विड की डेप्थ ट्रेस पर ज्यादा है तो वो क्या होगा, उससे क्या होता है, ट्रे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हायर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। दोनों ही हो सकते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो इसका आंसर है दोस्तों C, दोनों ही चीज होती हैं। अगर लिक्विड की डेप्थ ज्यादा है तो ट्रे की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और प्रेशर ड्रॉप पर ट्रे वो भी इंक्रीज हो जाता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, मिनिमम बैफल स्पेसिंग रिकमेंडेड इन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 40% ऑफ द आईडी ऑफ द सेल, 25 सेंटीमीटर आईडी ऑफ द सेल। इसका आंसर है देखो 5 सेंटीमीटर्स। हमने जो एक पिछले क्वेश्चन देखा था वो देखा था हमने डायमीटर के टर्म्स में, और ये है हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में है। इसमें मिनिमम बैफल स्पेसिंग जो शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर होती है या 0.2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम बैफल स्पेसिंग को सेट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब्स, जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है उसमें अलग अलग ट्यूब्स लगी होती है, अलग अलग अरेंजमेंट में, चाहे ट्रायंगुलर पिच में लगी हो चाहे स्क्वायर पिच में लगी हो। तो जो दो ट्यूब्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? ट्यूब पिच, ट्यूब क्लियरेंस। ट्रायंगुलर पिच में ज्यादा होता है डिस्टेंस या इनमें से कुछ भी नहीं, तो उसको कहते हैं दोस्तों ट्यूब क्लियरेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो ट्यूब्स के बीच में होता है उसे ट्यूब क्लियरेंस कहते हैं। इसके बाद आता है बबल कैप प्लेट कॉलम। क्या होता है? आपने पढ़ा, पता है आपको, कॉलम जो होते हैं कई तरह के होते हैं, ट्रे कॉलम होता है, बबल कैप कॉलम होता है, पैक टावर होते हैं। तो बबल कैप कॉलम क्या होता है? एक फाइनाइट स्टेज कॉन्टैक्टर होता है, केवल डिस्टिलेशन के लिए यूज किया जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए यूज नहीं किया जाता। एक डिफरेंशियल स्टेज कॉन्टैक्टर होता है और एक कंटिन्यूअस कॉन्टैक्टर होता है। तो इसका आंसर दोस्तों फाइनाइट स्टेज कॉन्टैक्टर। इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस फाइनाइट होती हैं, तो फाइनाइट स्टेज कॉन्टैक्टर इसमें बबल प्लेट कॉलम होता है। इसके बाद है एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अभी पीछे एलएमटीडी आया था हमारा कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप इंक्रीज करेगा तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? रेशियो ऑफ टू टेम्परेचर डिफरेंस टू एलएमटीडी, एलएमटीडी टू टू टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड एलएमटीडी, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड एलएमटीडी। होता क्या है देखिए, ये जो होता है एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर, ये जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि जो हमारे एलएमटीडी वगैरह निकालने में कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाए, या एक एरर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको निकालते हैं कि जो हीट ट्रांसफर वगैरह कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं, लेकिन हर एजम्पशंस नहीं होते हीट एक्सचेंजर में, तो उसको हम करेक्ट करने के लिए एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वो जो होता है वो रेशियो होता है हमारा टू टेम्परेचर डिफरेंस का और एलएमटीडी का, यानी कि एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है और एलएमटीडी जो कैलकुलेट किया वो उससे कितना है, तो उनका जो रेशियो होता है वो हमारा एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर होता है। आगे देखिए जो कुछ मैं बात कर रहा था कि एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर किन हीट एक्सचेंजर्स में अप्लाई किया जाता है? 1-1 कॉन्करेंट डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स में, ऑल मल्टीपास हीट एक्सचेंजर्स में, या ऑल इन्वॉल्विंग लिक्विड लिक्विड हीट ट्रांसफर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल मल्टीपास हीट एक्सचेंजर्स में एलएमटीडी करेक्शन फैक्टर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। जितने भी मल्टीपास हीट एक्सचेंज होंगे सभी में हमारा करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मिनिमम बैफल हाइट, अभी हमने बात की थी बैफल स्पेसिंग की, अब आती है बैफल हाइट की। बैफल हाइट कितनी होनी चाहिए? इंपेलर डायमीटर के बराबर, इंपेलर डायमीटर से दुगनी, टैंक डायमीटर से दुगनी, या टैंक हाइट से 3/4। दोस्तों इसका आंसर है ट्वाइस द इंपेलर डायमीटर। इंपेलर डायमीटर से डबल होनी चाहिए मिनिमम बैफल हाइट, यानी कि जो हमारा इंपेलर का डायमीटर होगा उससे दुगनी हमारी हाइट होनी चाहिए बैफल की। सैचुरेटेड वेपर फीड के लिए डिस्टिलेशन कॉलम में Q की वैल्यू क्या होती है? Q आपको पता है क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ फीड स्टीम दैट इज लिक्विड। तो इसके ऑप्शंस आ गए हमारे पास 0, 1, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1। तो सैचुरेटेड वेपर फीड के लिए जो Q की वैल्यू होती है दैट इज 0। जो सैचुरेटेड वेपर होती है उसके लिए Q की वैल्यू हमारी 0 होती है। आप Q लाइन ग्राफ देखेंगे जो डिस्टिलेशन कॉलम में है, बनाते हैं हम कॉलम डिस्टिलेशन के लिए, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि जब हमारा Q 0 होता है तो फीड हमारी सैचुरेटेड वेपर होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही मैंने प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन में, हीट एक्सचेंजर डिजाइन पे, डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। उन वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपके सामने वीडियो प्रदर्शित हो रही है और अलग अलग प्लेलिस्ट पूरी इक्विपमेंट डिजाइन की प्रदर्शित हो रही है। आप उस पर भी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।